हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 नवंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि 50 यहाँ पर होगा 50 भारतीय विज्ञानी एयरलिफ्ट यानी कि संक्रमित मरीजों समेत वायुसेना ने पश्चिमी एशिया से सुरक्षित निकाला है इन्हें। दूसरी न्यूज़ है कश्मीर पर प्रस्ताव के लिए भारत ने ओआईसी को लगाई फटकार। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना विशेष बचाव अभियान चलाकर पश्चिम एशिया के एक देश में फंसे 50 भारतीय वैज्ञानिकों को सुरक्षित भारत लेकर आई है। यह अभियान इस लिहाज से खास था, इसमें से कुछ वैज्ञानिक वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे, लिहाजा उन पर सबको एक साथ सुरक्षित लाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए और विशेष C-17 ग्लोबल मास्टर विमान से एयरलिफ्ट किया गया। इन सभी को दक्षिण भारत के एक एयरपोर्ट पर लैंड कराकर क्वारंटाइन किया गया है। यह सभी भारतीय वैज्ञानिक भारत और पश्चिम एशिया के एक देश के बीच हुए एक समझौते के तहत इस गणराज्य में गए थे। जैसे ही पता चला कि कुछ भारतीय वैज्ञानिक उस देश में कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, उन सभी को वापस लाने के इंतजाम किए गए। इन सभी वैज्ञानिकों की वापसी के लिए उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास सक्रिय हो गया। भारतीय प्रशासन ने वायुसेना को कोविड मरीजों समेत भारतीय वैज्ञानिकों को वापस लाने को कहा। नेक्स्ट न्यूज़ है कश्मीर पर प्रस्ताव के लिए भारत ने ओआईसी को लगाई फटकार। भारत ने रविवार को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उसको भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर राष्ट्र का अभिन्न अंग है। संगठन की गत दिनों हुई बैठक में केंद्र शासित प्रदेश को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। संगठन के प्रस्ताव को लेकर विदेश मंत्रालय ने कड़ा अभियान जारी किया। मंत्रालय ने ओआईसी को ये सुझाव दिया कि भविष्य में उसे इस तरह के गलत तथ्य के उल्लेख से बचना चाहिए। बयान में कहा गया कि भारत ने 27 से 28 नवंबर को नाइजर में ओआईसी की विदेश मंत्रियों की परिषद के 47वें सत्र के पास प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने पाकिस्तान पर परोक्ष प्रहार करते हुए कहा कि यह अफसोसजनक है कि आईओसी खुद को एक देश द्वारा उपयोग करने की अनुमति देता है। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इसमें एक न्यूज़ है हमारे लिए, वो न्यूज़ है सेशल्स संग संबंधों को और मजबूत करेगा भारत। 2 दिवसीय यात्रा पर सेशल्स पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर के इस देश के साथ कोरोना काल के बाद के दौर में रणनीतिक संबंध और मजबूत करने का संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने सेशल्स के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता भी की है। संयुक्त अरब अमीरात से यहां पहुंचे जयशंकर मंगलवार को शुरू हुई 3 देशों की अपनी इस यात्रा के तहत बहरीन गए थे। जयशंकर की यात्रा ऐसे समय में है जब भारत हिंद महासागर में सामरिक रूप से अहम क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने को देश में बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है। हिंद महासागर में चीन अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जयशंकर ने सेशल्स के भारतीय मूल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वैवेल रामकलावन से शुक्रवार को मुलाकात की। रामकलावन के दादा बिहार के रहने वाले थे। जयशंकर और रामकलावन ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों पर चर्चा की है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है यहाँ पर होगा एफपीआई ने भारतीय बाजार में निवेश का बनाया रिकॉर्ड। 3 से 27 नवंबर के दौरान करीब 62,951 करोड़ का हुआ है निवेश। दूसरी न्यूज़ है तीसरी तिमाही से ही जीडीपी सकारात्मक होने की उम्मीद। और तीसरी न्यूज़ है सरकारी बीमा कंपनियों को कर्ज घटाने का निर्देश। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में निवेश का रिकॉर्ड बनाया है। डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक 3 से 27 नवंबर के दौरान एफपीआई ने भारतीय बाजार में 62,951 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस अवधि में शेयरों में शुद्ध रूप से 60,358 करोड़ व डेट यानी कर्ज या बॉन्ड बाजार में 2,593 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस तरह 3 से 27 नवंबर के दौरान भारतीय बाजार में एफपीआई ने
62,951 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा जब से ये आंकड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तब से शेयर बाजार में एफपीआई निवेश का यह उच्च स्तर है। नेक्स्ट न्यूज है, तीसरी तिमाही से ही जीडीपी सकारात्मक होने की उम्मीद। पिछले 2 महीनों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी को देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी में सकारात्मक बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। वहीं चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही की विकास दर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई सितंबर के आर्थिक विकास में भारत का प्रदर्शन अन्य देशों की तुलना में बेहतर रहा। इस तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 7.5% की गिरावट रही है। वहीं इस वर्ष जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान विश्व के 48 देशों में विकास दर की औसत गिरावट 12.9% रही। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी की गिरावट 23.9 की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, सरकारी बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का निर्देश। केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को अपना खर्च घटाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वे गैर जरूरी खर्च बंद करें। कंपनियों को गेस्ट हाउस बंद करने और शाखाओं की संख्या घटाने को कहा गया है। इससे पहले घाटे में चल रही इन कंपनियों की बिक्री कर का विचार था। बाद में सरकार इसमें नई शक्ति के संचार के साथ बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने को आगे आई है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है, खतरनाक गुपकार संगठन। 2 वर्ष पूर्व महबूबा मुफ्ती ने जब एकाएक सरकार बनाने का दावा किया था, तभी गुपकार संगठन के बीज पड़ गए थे। अब यह अलगाव के असली रंग दिखा रहे हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ सुशील पंडित द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, मुक्त व्यापार को तर्कसंगत बनाने की पहल। आरसेप से किसानों और छोटे उद्यमियों को नुकसान होता है, लिहाजा सरकार इससे पीछे हट दूसरे विकल्प तलाश रही है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी रमेश कुमार दुबे द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है, विरोध की जीत। जिद होगा, यहाँ पर जीत नहीं होगा। कृषि कानून को लेकर जो किसानों ने जिद पकड़ रखी है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बीते शनिवार को हुए जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के पहले चरण के चुनाव में 51.76% मतदान हुआ। 8 चरणों में होने वाली चुनावी प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी और इसका परिणाम 22 दिसंबर को घोषित होगा। इसके नतीजे काफ़ी हद तक प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। इस बात को यहीं छोड़ अब थोड़ा इतिहास में चले। थे गोपादित्य 2400 साल पहले कश्मीर के राजा थे। जिस पर्वत शिखर पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया, वह उसी श्रीनगर के बीचों बीच है, जिसे गोपादित्य के 150 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने बसाया था। उसे शंकराचार्य पर्वत कहते हैं। वित्सता यानी प्रचलित नाम झेलम के किनारे खड़े इस पर्वत की तिलहटी पर गोपादित्य ने अर्चकों और ब्राह्मणों के रहने के लिए भूमि दी, जिसे गोपा अग्रहार कहा गया। गुपकार उसी गोपा अग्रहार का अपभ्रंश है। आजकल यहाँ घाटी की राजनीति के कुलीन रहते हैं। एक पंक्ति से बंगले खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ता महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के साथ साथ भाजपा के खालिद जहांगीर भी अब वहीं पहुंच गए हैं। पिछले वर्ष 4 अगस्त को कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की अप्रत्याशित तैनाती और तीर्थयात्रियों के साथ साथ सैलानियों की भी तुरंत फुरत निकासी को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला ने अपने गुपकार रोड स्थित निवास पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस दिन एक प्रस्ताव पास कर यह घोषणा की गई कि अनुच्छेद 370 या 35A के साथ कोई फेरबदल किया गया तो इसे कश्मीर की जनता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा माना जाएगा। वहां सभी उपस्थित प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के स्थानीय दलों के थे, सिवाय माकपा और कांग्रेस के, जो इससे सम्मिलित होने के केवल 2 राष्ट्रीय दल थे। यही पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कहलाया। फिर अगले दिन 5 अगस्त को इन सबको नज़रबंद कर लिया गया।
कुछ महीनों बाद जब इन सबको छोड़ा गया तो इस संगठन ने पिछले साल की अपनी घोषणा का पुनः उल्लेख करते हुए उसमें अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बहरहाल अपने पुराने रुख से पलटते हुए अब गुपकार गठबंधन भी जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रहा है, जिसे अमित शाह गुपकार गैंग कहने लगे हैं। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद होने वाले पहले चुनाव में यदि घाटी में गुपकार गैंग जीतता है तो उसे देश विदेश में अलगाववाद पर लोकतंत्र की मुहर जैसा दिखाया जाना तय है। ऐसे में भाजपा द्वारा दी गई स्थानीय निवास जैसी रियायतें और नौकरियों में एकाधिकार जैसे निर्णय भी भाजपा को किरकिरी से बचा पाएंगे। देखा जाए तो घाटी की यह त्रासदी रही है कि गंभीर आरोप लगाने के बाद भी अब्दुल्ला और मुफ्ती जैसे नेता बिना शर्त रिहा कर दिए गए और 370 को हटाने के बाद भी उसके कुछ प्रावधान पिछले दरवाजे से वापस लाए गए। नेक्स्ट आर्टिकल है मुक्त व्यापार को तर्कसंगत बनाने की पहल। एक ऐसे दौर में जब वैश्वीकरण अपनी चमक खो रहा है तब 15 देशों द्वारा दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर कम महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 30% योगदान देने वाले क्षेत्रीय समग्र व्यापारिक भागीदार यानी कि आरसेप समझौते पर वियतनाम की राजधानी हनोई में वर्चुअल बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में आसियान के 10 सदस्यीय देशों के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन शामिल हैं। इन देशों को 2 वर्ष के भीतर समझौते को अनुमोदित करना होगा, जिसके बाद यह लागू हो जाएगा। समझौते में शामिल देशों का मानना है कि कोविड-19 के कारण बनी महामंदी जैसे हालात को सुधारने में इसमें मदद मिलेगी। समझौते के मुताबिक आरसेप अगले 20 वर्षों के भीतर कई तरह के सामानों पर सीमा शुल्क खत्म करेगा। इसमें बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, ई-कॉमर्स और व्यावसायिक सेवाएं शामिल होंगी। बैठक में यह भी कहा गया कि भारत के लिए आरसेप के दरवाजे खुले हैं। दरअसल मुक्त व्यापार के कई कटु अनुभवों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आरसेप से अलग होने का फैसला किया था। वर्ष 2002 में आसियान और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, लेकिन इससे आसियान देशों की तुलना में चीन को ही अधिक फायदा हुआ। 2010 में भारत और आसियान के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत में बागवानी किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि सस्ते आयात से नारियल, कॉफ़ी, काली मिर्च और रबड़ की कीमतें तेजी से कम हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि आसियान और चीन के बीच इस मुक्त व्यापार समझौते की आड़ में चीन में बनी वस्तुएं आसियान देशों के रास्ते भारत में धड़ल्ले से डंप की जाने लगी। आलोचक यह तर्क दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने 2024 तक घरेलू अर्थव्यवस्था को $5 लाख बनाने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में विश्व की 30% जीडीपी और दुनिया की 1/3 आबादी केवल आर्थिक संगठन की अनदेखी करने से इस भारी भरकम लक्ष्य को भारत कैसे हासिल करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते से पीछे हटने से भारत एक बड़े क्षेत्रीय बाजार से बाहर हो जाएगा। सबसे तीखी प्रतिक्रिया चीन से आई। चीन के अखबारों एवं मीडिया ने इसे भारत की रणनीतिक भूल करार दिया है, जिससे भारत आर्थिक रिकवरी करने से चूक जाएगा। लेकिन यह आलोचना ठीक नहीं है। तीनों देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन को छोड़ दिया जाए तो आसियान के सभी 10 देशों और जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। समग्रता मुक्त व्यापार समझौते से मिले कटु अनुभवों को देखते हुए भारत आरसेप से किनारा करने का फैसला किया है। भारत की अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ चल रही द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं में हो रही देरी का कारण भी यही है। नेक्स्ट आर्टिकल है विरोध की जिद। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में आकर डेरा डालने वाले किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच होने वाली बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर तभी पहुंचेगी जब किसान इस बातचीत में अपनी मन माफिक नतीजे हासिल करने की जिद छोड़ेंगे। उनकी ओर से यह कहना एक प्रकार से सरकार पर बेजा दबाव बनाने की ही रणनीति है कि वे बिना किसी शर्त के बातचीत करेंगे और जहां पर है वहीं बातचीत करेंगे। यह रुख रवैया ठीक नहीं है। यह कुछ वैसा ही रवैया है जिसका परिचय उन्हें उकसाकर सड़कों पर उतारने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह देते आ रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करना भी उचित नहीं समझा, वह हैरान करने वाला है। यह रवैया नए सिरे से यह बताता है कि किसानों को आगे कर किस तरह संकीर्ण राजनीति की जा रही है। किसान आंदोलन वस्तुतः एक जिद का रूप ले चुका है। जब खुद प्रधानमंत्री नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को कई
अधिकार मिलने की बात रेखांकित कर रहे हैं और सरकार के स्तर पर बार बार यह कहा जा रहा है कि अनाज बेचने की किसी पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। तब नए कानून के विरोध का औचित्य समझना कठिन है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट का आयोजन करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बोर्ड ने सीमित मुकाबलों के सत्र के ढांचे पर राज्य संघों की सलाह मांगी है। घरेलू सत्र के आयोजन के लिए बोर्ड ने दिसंबर से मार्च के बीच देश में 6 बायो बबल यानी कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों के तहत सुरक्षित माहौल स्थल तैयार करने की योजना बनाई है। संघों को लिखे पत्र में बोर्ड ने घरेलू मुकाबलों के आयोजन को लेकर 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें पहला विकल्प सिर्फ रणजी ट्रॉफी का आयोजन है। तो ये आज का यानी कि 30 नवंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।